अंग्रेजी की प्रशासनिक व्यवस्था और उसकी परंपरा, इस पर हमारा प्रशासकीय ढांचा निर्भर करता रहा और हम अंग्रेजी की पुरानी फाइलों से पत्र प्रारूप या टिप्पण प्रारूपण आदि इनको देख देख कर काम चलाते रहे। लेकिन अब मौलिक रूप से हिंदी में कार्य करने का संकल्प दिखाई देने लगा है। अब आवश्यकता यह है कि हम उस पारंपरिक व्यवस्था को बदलें। अंग्रेजी में लिखित उन तमाम फाइलों की सामग्री से मुक्त होकर अब हम मौलिक रूप से हिंदी में लिखें, या अंग्रेजी में लिखे हुए को यदि हम पढ़कर ज्ञानार्जन भी करें तो मौलिक रूप हिंदी में उसका पुनर्लेखन करें। अब ज़रूरत इस बात की है कि मौलिक लेखन हिंदी में हो और अंग्रेजी में उसका अनुवाद हो। अभी तक हम अंग्रेजी में लिखित समस्त सामग्री का हिंदी अनुवाद करते रहे, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि हिंदी को अनुवाद की भाषा घोषित कर दिया गया। हिंदी भाषा और उसके विविध रूपों पर यदि हम दृष्टि डालें तो हम देख सकते हैं कि अनुप्रयोग धर्मिता और सामाजिक सांस्कृतिक कारणों से हिंदी में पर्याप्त प्रचुर मात्रा में विविधता आई है। विभिन्न रूपों, स्तरों और भूमिकाओं में भाषा के विभिन्न नाम भी बदले हुए दिखाई देते हैं। वर्तमान युग में हर आधुनिक भाषा की ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में एक अहम भूमिका रेखांकित की जा रही है। विज्ञान की भाषा या विधि आदि के साहित्येतर क्षेत्रों की भाषा प्रायः कठिन हुआ करती है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि उसका हमारे से सीधा परिचय नहीं होता। उसकी शब्दावली अवधारणात्मक होती है, पारिभाषिक होती है। संपर्क भाषा, राजभाषा, प्रयोजनमूलक भाषा, व्यवहारमूलक भाषा, वैश्विक स्तर पर प्रयोग में आने वाली भाषा, ऐसे बहुत से रूपों में हम हिंदी को या भारतीय अनेक भाषाओं को देख सकते हैं। लेकिन राजभाषा हिंदी के लिए जब हम संविधान में किए गए प्रावधानों पर दृष्टि डालते हैं तो हम देखते हैं कि सरकारी स्तर पर यानी संवैधानिक स्तर पर हिंदी को निश्चित रूप से राष्ट्र की भाषा बनाने के लिए, राजभाषा के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए प्रचुर मात्रा में प्रयत्न किए गए। उसी का परिणाम है कि प्रतिवर्ष सितंबर के महीने में हम हिंदी के प्रयोग अनुप्रयोग की अनेक गतिविधियों का आयोजन करते हैं। अधिकारियों कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सभी मंत्रालयों, बैंकों, बीमा कंपनियों या तमाम तरह के प्राइवेट सेक्टर, उन सब में हिंदी सेल, हिंदी अनुभाग, हिंदी अनुवादक, हिंदी अधिकारी, राजभाषा अधिकारी, हिंदी के कंप्यूटर प्रयोक्ता, इन सब की नियुक्तियों का सिलसिला भी चल निकला। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी होगी। इसी प्रकार अनुच्छेद 343(2) के अनुसार यह प्रावधान किया गया कि संविधान के प्रारंभ से 26 जनवरी 1965 तक सभी राजकीय प्रयोजनों के प्रयोग हिंदी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। इसी तरह के प्रावधान से हिंदी को राजभाषा का गौरव प्रदान करने की स्थितियां पैदा की जाएं, जो अवरोध हैं उन्हें दूर किया जाए। ऐसी विचित्र व्यवस्था ने अप्रत्यक्ष रूप से राजभाषा के रूप में संघीय प्रयोग या व्यवहार के सम्मुख बहुत सी जो समस्याएं खड़ी हुई, जो अवरोध खड़े हुए, अंग्रेजी के पक्षधरों ने अंग्रेजी के निर्बाध प्रयोग का एक रास्ता खोल दिया और हमने अंग्रेजी को सह राजभाषा बनाकर हिंदी की गति को कुछ अवरुद्ध कर दिया। किंतु भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार भी दिया गया कि 15 वर्षों की कालावधि में संघ के किसी भी राजकीय प्रयोजन के लिए हिंदी भाषा एवं भारतीय अंकों के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकें। संविधान के अनुच्छेद 343(3) में संसद को यह भी अधिकार दिया गया कि 15 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भी यदि वह चाहे तो अंग्रेजी के प्रयोग को यथावत रखने का उपबंध भी कर सकती है। ऐसे में हिंदी को सुदीर्घ अनिश्चितता मिली और अंग्रेजी को सुनहरा भविष्य मिल गया। वास्तव में संविधान बनाने वालों ने
अनुच्छेद 343 के खंड 1 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का जो पद गौरव दिया, उसे उसी अनुच्छेद की तीसरी धारा ने उस निष्प्राण सा बना दिया। संविधान के अनुच्छेद 344 के द्वारा राष्ट्रपति महोदय को यह आदेश दिया गया कि वह संविधान के प्रथम 5 वर्ष तथा 10 वर्ष पश्चात राजभाषा आयोग की नियुक्ति करें। इस आयोग का मुख्य सांविधिक अभिप्राय यह होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के सरकारी कार्यों के लिए हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित या सीमित करने या उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए संस्तुति करें। आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए तथा अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रदान करने के लिए संसद सदस्यों की एक समिति की स्थापना की गई और इसी अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया। संविधान के अनुच्छेद 345 में यह निश्चित किया गया कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक या एकाधिक प्रादेशिक भाषाओं अथवा हिंदी को सरकारी प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। अनुच्छेद 346 में यह भी साफ साफ आदेश दिया गया कि एक राज्य तथा दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य या संघ के मध्य पत्राचार में संघ की राजभाषा का ही प्रयोग होगा। अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य के जन समुदाय का पर्याप्त अनुपात अपने द्वारा बोली समझी जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा अभिज्ञात करना चाहे तो राष्ट्रपति उस भाषा को सरकारी अभिज्ञा देने के अधिकारी हैं। संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों इत्यादि की भाषा का भी प्रावधान है। इस अनुच्छेद के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों या आदेशों और नियमों विनियमों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में ही होंगे। संविधान के अनुच्छेद 349 में यह भी व्यवस्था की गई कि संविधान के शुरू के 15 वर्षों की कालावधि तक अंग्रेजी के स्थान पर किसी अन्य भाषा का पाठ प्राधिकृत पाठ नहीं माना जाएगा, किंतु किसी अन्य भाषा के प्राधिकृत पाठ के लिए राष्ट्रपति भाषा आयोग की संस्तुतियों एवं संसदीय समिति के प्रतिवेदनों पर विचार करने के बाद अपनी स्वीकृति दे सकेंगे। संविधान के अनुच्छेद 350 के अनुसार कोई व्यक्ति अपनी शिकायत के समाधान के लिए संघ या संबद्ध राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी भी भाषा में आवेदन कर सकता है। इस व्यवस्था में भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार पूरी तरह सुरक्षित किए गए। और संविधान का अनुच्छेद 351 अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया। उसके अनुसार संघ सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी को एक ऐसी सर्वमान्य राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित करे जिसका पूरे राष्ट्र में गर्व सहित प्रयोग किया जाए। वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्त कर सके। इसके लिए हिंदी में अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को ग्रहण कर उसे समृद्ध किए जाने का भी सुझाव दिया गया। इस तरह हम देखते हैं कि संघ भाषा के रूप में अथवा 8वीं अनुसूची में उल्लिखित हिंदी के स्वरूप तथा प्रकृति में कोई अंतर विशेष नहीं है। अनुच्छेद 351 में भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हिंदी की प्रकृति को किसी प्रकार संविकृत नहीं किया जाएगा। उसके अलावा 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भारतीय भाषाएं हैं, न कि प्रादेशिक। जैसे संस्कृत किसी भी राज्य की भाषा विशेष न होकर भी भारतीय भाषा है। अतएव हिंदी के स्वरूप, प्रकृति एवं संदर्भ में विचार करते समय उनके किसी भी प्रादेशिक रूप को प्राधान्य न देकर उसके सार्वदेशिक रूप को निर्मित करने का श्रेय लिया गया। कह सकते हैं कि सरकार ने अपनी तरफ से हिंदी के प्रचार प्रसार और उससे अधिक प्रयोग के लिए भरपूर प्रावधान किए हैं। संघ की राजभाषा हिंदी के विकास के लिए संविधान में कई अनुच्छेदों में निर्देश दिए गए हैं, जिनकी चर्चा अभी हमने अनुच्छेद 343 से 351 तक की भी है। हम देख सकते हैं कि 43 संघ की राजभाषा को हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इसको रेखांकित करता है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों को भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को स्वीकार करने की बात भी करता है। खंड 2 और के 1 में किसी बात को होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ में
15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को जारी रखने की बात भी की गई है। राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त अन्य किसी भी भारतीय भाषा या भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को वो प्राधिकृत कर सकेंगे, इसकी अनुमति भी है। इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 साल की अवधि के लिए या पश्चात अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं। 344 अनुच्छेद राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समितियों का उल्लेख करता है। राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ में 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्षों की समाप्ति तक आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेंगे, इसका उल्लेख भी किया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर यह आयोग बनेगा। इसकी चर्चा भी की गई है, जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के आधिकारिक प्रयोग, संघ के सभी या किसी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधन, अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप में, संघ की राजभाषा और संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्र आदि की भाषा और उनके प्रयोजनों के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश आदि, इन सब की चर्चा भी वहां मिलती है। 3 खंड 2 के अधीन सभी सिफारिशें करते हुए आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में हिंदी इतर भाषा भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान भी रखेगा। एक समिति भी गठित की जाएगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें से 20 लोकसभा सदस्य होंगे और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे। अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खंड 5 में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश दे सकेंगे। इस तरह राजभाषा हिंदी और अनुवाद को लेकर भी संविधान में चर्चा परिचर्चा की गई। राजभाषा अधिनियम 1963, जो कि बाद में 1967 में संशोधित भी हुआ, विशेष तौर पर उसकी धारा 3(3) के अनुसार कार्यालयों में कामकाज में द्विभाषिकता की स्थिति के कारण तब से लेकर आज तक कितने ही आदेश और अनुदेश निकाले गए, जिसके अनुसार प्रशासन के प्राय सभी क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग कमोबेश होता रहा है। सरकार के महत्वपूर्ण कामकाज जैसे संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रशासनिक और अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के लिए तैयार की गई रिपोर्ट और सभी कागज पत्र, संविदा, करार, नोटिस, लाइसेंस, परमिट, टेंडर, फॉर्म, इन सब पर हिंदी और अंग्रेजी में साथ साथ जारी किए जाने के आदेश जारी किए गए। इसके अतिरिक्त विभागीय नियम, मैनुअल, संविदा और अन्य कार्यविधि सामग्री भी दोनों भाषाओं में अर्थात द्विभाषिकता के साथ या बायलिंगुअलिज्म के साथ तैयार की जाए। पत्र व्यवहार, फाइल पर टिप्पणियों आदि को भी हिंदी का प्रयोग करते हुए प्रोत्साहित किया जाए। सबसे बड़ी बात यह भी कि इन सभी सरकारी कागजातों को मूलतः अंग्रेजी में लिखा जाता है और उसके बाद उसका हिंदी में अनुवाद किया जाता है, जिसके संदर्भ में अब पुनर्विचार किया जा रहा है और माननीय गृह मंत्री का आग्रह है कि अब हिंदी में लेखन हो और अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए। इस कार्य के लिए अनुवाद की आवश्यकता होती है, अतः अनुवाद, अनुवादक
हिंदी अधिकारी, राजभाषा अधिकारी, हिंदी सेल आदि, इन सब के भी प्रावधान समय समय पर किए जाते रहे हैं। कार्यालयी अनुवाद जैसी अवधारणा अब मूर्त रूप ग्रहण कर चुकी है। सरकार द्वारा हिंदी का राजभाषा के रूप में प्रयोग, प्रसार, विकास और सरकारी कामकाज में उसका प्रयोग कैसे बढ़े, इस पर विभिन्न उपाय, विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। अनुवाद व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और आज भी उसी के माध्यम से शासन प्रशासन में, ज्ञान विज्ञान में, शिक्षा दीक्षा में बहुत सी संदर्भ पुस्तकें या पाठ्य पुस्तकें तैयार की जा रही हैं। यह अनुवाद व्यवस्था मुख्य रूप से 3 अभिकरणों द्वारा की गई है। विधि संबंधी साहित्य के हिंदी अनुवाद का कार्य विधि मंत्रालय के अधीन राजभाषा विधायी खंड द्वारा किया जाता है। असांविधिक कार्यविधि साहित्य जैसे मैनुअल, फॉर्म, संहिता आदि के अनुवाद का कार्य पहले केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय की एक संस्था है, वह करता था, किंतु अब गृह मंत्रालय की एक संस्था राजभाषा विभाग के अंतर्गत केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो है, वह इस कार्य का निष्पादन करता है। इसके अतिरिक्त तीसरे स्तर पर प्रत्येक मंत्रालय, विभाग, कार्यालय अपने दैनंदिन और सामान्य प्रकार की सामग्री आदि के अनुवाद की स्वयं व्यवस्था करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आजादी के बाद राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास, प्रचार प्रसार, प्रयोग आदि के लिए अनेक योजनाएं, अनेक उपाय किए गए हैं। वास्तविक स्थिति किंतु आज भी राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास और प्रयोग अधिकतर अनुवाद की भाषा के रूप में ही हो रहा है। इसलिए राजभाषा के विकास, प्रसार, प्रचार, प्रगति और प्रयोग के संदर्भ में अनुवाद की उपादेयता 2 दृष्टियों से उल्लेखनीय है। एक तो सरकारी कामकाज के प्रयोग में आने वाले सभी प्रकार के साहित्य और समस्त सामग्री को अनुवाद के जरिए हिंदी में उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार के प्रशासनिक साहित्य और सामग्री का प्रयोग न केवल सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित रहता है, बल्कि उसका प्रयोग जन सामान्य के लिए, जनता के लिए भी किया जाता है। इस साहित्य की सफलता की सर्व प्रमुख कसौटी यही है कि वह जनता को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, बोधगम्य हो जाए। अनुवाद की दूसरी उपयोगिता इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि उसके आधार पर कर्मचारी सरकारी कामकाज में प्रयोग के लिए विकसित होने वाली हिंदी की भाषा शैली को अपनाएं। शब्दावली आयोग ने, जिसको हम CSTT या कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के रूप में जानते हैं, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के रूप में जानते हैं, शब्दावली आयोग ने धीरे धीरे पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के बहुत से सिद्धांत बनाए। बृहत विचार विमर्श के बाद, विषयविद और भाषाविदों के चिंतन के बाद सिद्धांत निर्मित हुए, उनके अनुसार शब्दावली निर्मित हुई। आज लगभग 8.5 या 9 लाख पारिभाषिक शब्द अलग अलग अनुशासनों के आयोग के अनेक विद्वानों ने, भाषाविद, शिक्षाविद, ज्ञानविद, अनुशासनविद, इनको एकत्रित करके शब्दावली बनाने का कार्य आयोग करता है। समय समय पर कार्यशालाओं का आयोजन होता है, गोष्ठियों का, चर्चा परिचर्चाओं का आयोजन होता है, शब्दों पर विमर्श होता है और सटीक और सार्थक शब्द का चयन करके उसका प्रतिस्थापन किया जाता है। ये अंग्रेजी अवधारणात्मक शब्दों के समतुल्य हिंदी अवधारणात्मक शब्द निर्मित किए जाते हैं, जिनके निर्माण में सैकड़ों हजारों विद्वान चिंतक 1961 से आज तक निश्चित रूप से निरंतर और सतत कार्यरत हैं। उनके मस्तिष्क का, उनकी मेधा का, उनकी प्रतिभा का उपयोग किया जाता है। अंग्रेजी हिंदी प्रशासनिक शब्दावली, हिंदी अंग्रेजी प्रशासनिक शब्दावली और इसी प्रकार से बहुत से अनुशासनों की, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, गृह विज्ञान हो, गणित हो, कंप्यूटर हो, प्रौद्योगिकी हो, तमाम क्षेत्रों में हम देख सकते हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत सी शब्दावलियां निर्मित की गई हैं, किंतु समस्या आज भी यह है कि इतनी बड़ी संख्या में 9 लाख पारिभाषिक शब्द, जो कि श्रम साध्य, साधना साध्य उपलब्धि है, उनका अनुप्रयोग अभी भी उस तरह से नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। हम हिंदी वालों की गरीबी का मुख्य कारण यही है कि हमारी सभी जेबों में
शब्द रूपी अथाह पैसा तो है, किंतु हम उन्हें खर्च नहीं कर रहे। जब तक शब्द प्रयोग में आएंगे नहीं, तब तक उनकी सार्थकता या लोकप्रियता सिद्ध नहीं हो पाएगी। भाषा प्रयोग धर्मी होती है, अनुप्रयोग धर्मी होती है, अभ्यास आधारित होती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान। स्वतंत्र देश में न्याय अपनी भाषा में न हो, चिकित्सा अपनी भाषा में न मिले, तो यह चिंता का विषय तो है ही। इसीलिए हिंदी में ज्ञान विज्ञान, विधि, तकनीक, उद्योग, प्रौद्योगिकी, प्रतियोगिता, समीक्षा, नियुक्तियां, साक्षात्कार, ये सब हिंदी से इनको जोड़ा जाए। हिंदी के माध्यम से ये सारी सुविधाएं देशवासियों को, देश के नागरिकों को, युवाओं को उपलब्ध कराई जाएं, यही आज की बड़ी आवश्यकता है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम हिंदी दिवस, हिंदी माह, हिंदी पखवाड़ा आदि का आयोजन करते हैं, ताकि हम स्वभाषा या निज भाषा के प्रति गौरव का अनुभव केवल मंगलाचरण आदि से ही न करें, अपितु प्रयोग अनुप्रयोग से उस भाषा को, उस शब्दावली को आत्मसात करके उसके विकास, प्रचार प्रसार और उसकी गति को सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभाएं। लेखन को प्रोत्साहित किया जाए, हिंदी में सहज, सरल, बोधगम्य अनुवाद किए कराए जाएं। यदि देश में युद्ध स्तर पर अनुवाद हों और वे अनुवाद साहित्येतर अनुशासनों में प्रचुर मात्रा में हों, तो देश की चहुमुखी प्रगति सुनिश्चित हो जाएगी। इसी चहुमुखी प्रगति को, भारतीय मेधा को, भारतीय ज्ञान परंपरा को उद्घाटित करने, विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किया भी जा रहा है। आज देश को आवश्यकता है कि कम से कम 2-3 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद विश्वविद्यालय पूरे देश में बनाए जाएं। ये विश्वविद्यालय केवल और केवल अनुवाद शिक्षण प्रशिक्षण कराएं और दुर्लभ, आवश्यक, कालजयी रचनाओं का परस्पर अनुवाद करने की व्यवस्था कराएं। आज आवश्यकता है कि हर राज्य में एक अनुवाद अकादमी बने, जिसके माध्यम से हिंदी से भारतीय भाषाओं में, भारतीय भाषाओं से हिंदी में दुर्लभ ज्ञान परंपरा का, दुर्लभ साहित्यिक रचनाओं का, वैचारिक चिंतन, दार्शनिक परंपराओं को आत्मसात करने वाली रचनाओं का अनुवाद किया जाए। आवश्यक है कि प्रासंगिक और कालजयी ग्रंथों या सामग्री का अनुवाद परस्पर करके हम देश की अस्मिता से, देश की संस्कृति से भारतवासियों को अवगत करा सकें और दुनिया के सामने हम अपनी मेधा का परचम लहरा सकें। हर राज्य में अकादमी खोलने से न केवल भाषाओं का बल्कि ज्ञान संपदा का भी परिरक्षण होगा। विद्यालयी शिक्षा में अंग्रेजी हिंदी, हिंदी अंग्रेजी अनुवाद अवश्य या अनिवार्य रूप से सिखाया जाए। एक समय था जब विद्यालयी शिक्षा में ग्रामर का या व्याकरण का हिस्सा अनुवाद को बनाया जाता था। न जाने किन कारणों से अनुवाद को वहां से भी हटाया गया और त्रिभाषा फार्मूले के रचनात्मक प्रयोग को भी घटा दिया गया और धीरे धीरे अंग्रेजी के बाहुल्य पर बल दिया गया, प्रयोग धर्मिता पर बल दिया गया, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि भारतीय भाषाओं के प्रति जो आत्मविश्वास था वो कमजोर हुआ। आज उसी कमजोरी को, उसी हीन भावना को दूर करने की आवश्यकता है। अनुवाद के व्यावहारिक ज्ञान की परंपरा को उद्घाटित किया जाए, शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाए, अनेक अनुवादकों, हिंदी अधिकारियों को इस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कार्य में जुटाया जाए। व्यक्तिगत या संस्थागत स्तर पर बहुत से प्रशंसनीय प्रयत्न चल रहे हैं, किंतु हिंदी अनुप्रयोग का यह स्वप्न अभी पूरी तरह से साकार नहीं हो पाया। केंद्र सरकार के कार्यालयों में, राज्य सरकार के कार्यालयों में, बैंकों, रेलवे, हवाई अड्डे, बस अड्डे, अस्पताल, शिक्षा संस्थान, खेल जगत, मीडिया, रेडियो, टीवी, सिनेमा, बाजार भाव, शेयर मार्केट, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, आयात निर्यात आदि तमाम क्षेत्रों में जहां हिंदी में कामकाज की असली तस्वीर स्पष्ट अभी नहीं हो पा रही, वहां भी
हिंदी प्रयोग अनुप्रयोग को बढ़ाया जाए, हिंदी कर्मियों को, हिंदी सेवियों को इन क्षेत्रों में कार्य सौंपे जाएं, ताकि यहाँ भी हिंदी की प्रगति और इन क्षेत्रों अनुशासनों का विकास चहुमुखी बहुमुखी हो सके। कागजों पर जो आंकड़े दिखाए जाते हैं वो बहुत से प्रामाणिक नहीं होते। व्यवहार में हिंदी अनुप्रयोग उतना नहीं है जितना दिखने या दिखाने में, सूचना में दिया जाता है। इसका मूल कारण है कि अधिकारियों कर्मचारियों की मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। एक प्रमुख कारण परंपरा से मिली अंग्रेजी प्रशासन की विरासत भी है। पूरा देश पुरानी अंग्रेजी फाइलों से नकल मार मार कर काम चला रहा है। पत्र बनाना हो, प्रारूप तैयार करना हो, टिप्पणी लिखनी हो, प्रतिवेदन बनाना हो, तो पुरानी और पारंपरिक फाइलें खोलकर उनको उनकी नकल मार के कर लिया जाता है, क्योंकि वह सब अंग्रेजी में उपलब्ध है और तैयार सामग्री सुविधा से मिल जाती है। यदि हम उनसे मुक्त हो जाएं, अधिकतम काम अपने आप हिंदी में मौलिक रूप से करने लगें, तो तस्वीर बदलेगी, तो देश का परिदृश्य स्पष्ट होगा। हमारे अधिकारी कर्मचारी मौलिक रूप से काम करने लगें तो निश्चित रूप से हीन भावनाएं कम होंगी। हम संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी का परचम लहरा सकेंगे। हम अब लकीर पीटने की आवश्यकता नहीं है। अब अंग्रेजी की लंबी रेखा के सामने उससे भी एक लंबी रेखा हिंदी की खड़ी करने की आवश्यकता है। यह तभी संभव है जब हिंदी में सभी लोग काम करें, हिंदी में सपने देखें, हिंदी में प्रयोग अनुप्रयोग करें, बातचीत या संवाद हिंदी में करें। इस तरह से ये जो निराशाजनक स्थिति अभी तक बनी हुई थी, उससे मुक्ति का, उससे निदान का एक रास्ता हम बना सकें। हिंदी में कामकाज आज पिछड़ना नहीं चाहिए। यही समय है जब हम वाक्य विन्यास सरल, बोधगम्य, सहज रखते हुए, एक रूप मानक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग अनुप्रयोग करते हुए ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में पुस्तकें तैयार करें, आधार ग्रंथ तैयार करें, संदर्भ ग्रंथ तैयार करें, पाठ्य पुस्तकें, कोश आदि ग्रंथ तैयार हों, और हिंदी के प्रति जो उदासीनता या जो उपेक्षा का भाव है वह दूर हो। हिंदी को हम थोड़ा समय दें, उसकी आवश्यकता अनिवार्यता को अपने ही नहीं, अपने बच्चों तक, अपने परिवारजनों तक, अपने अधिकारियों कर्मचारियों तक पहुंचाने का प्रयत्न भी करें। हिंदी हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की भाषा है, हमारे मूल्यों की परिरक्षक भाषा है। इसलिए हम सब की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हिंदी का आधुनिकीकरण हो, हिंदी अनुवाद की युद्ध स्तर पर नेटवर्किंग तैयार हो, मीडिया में, सोशल मीडिया में, कर्मचारियों अधिकारियों में एक सकारात्मकता, एक रचनात्मकता पैदा की जाए और उन्हें इस गंभीर दायित्व के निर्वाह का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया जाए। मित्रों, भाषा राष्ट्रीय आत्मा, राष्ट्रीय चेतना को व्यंजित करने वाला एक सशक्त उपकरण है। आइए हम सब मिलकर इस स्वतंत्र राष्ट्र को वैश्विक धरातल पर अपनी ज्ञान संपदा, अपनी ज्ञान परंपरा, भारतीय मनीषा की परंपरा, इससे अवगत कराने के लिए अपनी भाषाओं में कार्य करें, अपनी भाषाओं में सोचना, स्वप्न देखना प्रारंभ करें और अपनी भाषा को हम संयुक्त राष्ट्र संघ में एक ससम्मान, समादृत भाव से प्रतिष्ठित करने का संकल्प पूरा करें। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।